कल एक स्टोरी आई है कि श्याम रंगीला जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है और जिन्होंने वाराणसी से नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल भी किया, लेकिन उनके नॉमिनेशन को इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया है। अब श्याम रंगीला का कहना है कि का आरोप है कि इलेक्शन कमीशन ने उनके साथ गलत किया है और जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी सफाई दी है कि उन्होंने ओथ नहीं लिया और इसकी वजह से उनका नॉमिनेशन जो है रिजेक्ट हो गया है। तो हेलो, यू आर वाचिंग आज तक एसडी और हमें जानना है कि एक्चुअली जो इलेक्शन लड़ने के लिए जो नॉमिनेशन फाइल करने का प्रोसेस क्या होता है और किस किस ग्राउंड पे ये नॉमिनेशन रिजेक्ट हो सकता है, उसको समझने के लिए आई हैव माय कलीग ऐश्वर्या इलेक्शन कमीशन कवर करती हैं। ऐश्वर्या, पहले अगर आपने ये स्टोरी देखी होगी श्याम रंगीला की, अगर आपने उनका ट्वीट्स देखे होंगे, पहले तो उन्हें नॉमिनेशन फाइल करने में बड़ी प्रॉब्लम हुई और फिर जब वो नॉमिनेशन फाइल भी हुआ तो वो रिजेक्ट हो गया। क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है इस पूरे एपिसोड को लेकर के? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, पहली बात तो होते हैं कि भाई पार्टी की तरफ से कैंडिडेट नॉमिनेट किए जाते हैं, दूसरे होते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो अगर आप पार्टी की तरफ से नॉमिनेटेड हैं तो फिर पार्टी की तरफ से या तो नेशनल पार्टी और वो रिकॉग्नाइज पार्टी होनी चाहिए या फिर कोई स्टेट पार्टी होती है जो कि रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। तो उसकी तरफ से जो फॉर्म्स वगैरह जाता है तो एज अ कैंडिडेट आप लिखते हैं कि भाई इस पार्टी की तरफ से आप लड़ रहे हैं और उसके अंदर प्रपोजल्स होते हैं, यानी 10 प्रपोजल्स आपको चाहिए रहते हैं, 10 से ज्यादा प्रपोजल्स हो सकते हैं। तो भाई जो स्टेट की पार्टी है उसके अंदर स्टेट वाले लोग आ जाएंगे आपके प्रपोजल बन के, जो नेशनल पार्टी है उसके नेशनल वाले लोग आ जाएंगे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर आप होते हैं उसमें भी आपको 10 प्रपोजल्स की जरूरत होती है। प्रपोजल कौन होते हैं? एक सेकंड, प्रपोजल्स कौन होते हैं वो थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें कि हमारे व्यूअर्स को नहीं पता हो। प्रपोजल कोई भी हो सकता है, मतलब आपके कोई रिश्तेदार भी आपके प्रपोजल हो सकते हैं, बट वो जो आपका जो फॉर्म होता है, जो फॉर्म दिया जाता है, जो कि आरओ के द्वारा दिया जाता है, उसके ऊपर उनको ये बोलना होगा कि भाई हम प्रपोजल XYZ पर्सन के लिए हैं जो कि चुनाव लड़ रहा है। और ये जो प्रपोजल टोटली भी होती है, और देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट आदमी पूरे चुनाव की प्रक्रिया में होता है आरओ, जिसको कि रिटर्निंग ऑफिसर कहा जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर आपका कैंडिडेट कैंसिल कर सकता है। रिटर्निंग ऑफिसर ही वो है कि पब्लिक, आपने देखा होगा अगर आप अखबार खोलते हैं, पब्लिक नोटिस आता है, ये पब्लिक नोटिस भी आरओ के ऑफिस से ही जा सकता है। ना डीएम ना एडीएम कोई भी इसके अंदर किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ आरओ की ही रजामंदी और आरओ के नोटिस से जाते हैं। अब मानिए ऐश्वर्या पालीवाल एक कैंडिडेट है, ऐश्वर्या पालीवाल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, तो मेरे पास पहले तो 10 लोग होने चाहिए जिनके सिग्नेचर होने चाहिए, जो ये पुष्टि देंगे इस बात की कि भाई हम ऐश्वर्या के प्रपोजल हैं। 10 लोग, मिनिमम 10 लोग आपको चाहिए। उसके आगे जो भी नंबर हो उसको फर्क नहीं पड़ता। आरओ जो है स्क्रूटनी इन लोगों की करेगा और आपका जो एप्लीकेशन होता है वो आरओ के ऑफिस के अंदर एक बोर्ड पे लगाया जाता है। और अगर कोई भी आम आदमी है, अगर उसने आपकी एप्लीकेशन के ऊपर सवाल उठाया तो ये आरओ की जिम्मेदारी होती है जाके क्रॉस चेक करे, स्क्रूटनी होती है। ऐश्वर्या, एक बात बताइए कि जो श्याम रंगीला ने जो बताया है कि जो ईसी का जो आर्ग्यूमेंट है कि जिस वजह से इनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ, वो ये है कि इन्होंने ओथ नहीं लिया। ये ओथ का क्या प्रोसेस होता है और ये कौन सा ग्राउंड होता है जिसपे एक किसी का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो सकता है? इसको अगर आप इलैबोरेट कर सके फॉर आवर व्यूअर्स। देखिए, मैं आपको बता दूं, ओथ कंपलसरी होती है। जब आप नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं उसके बाद आपको एक ओथ लेनी होती है, यानी कि आई हियर बाय, और इसकी आरओ द्वारा की जाती है। ये एक चीज है जो आप कंपलसरीली करनी ही पड़ेगी हर इलेक्शन। तो चुनाव आयोग का जो कहना है कि आपने ओथ नहीं ली, ये पॉइंट एकदम सही है। एक सवाल, ये जो ओथ का जो प्रोसेस है ये क्या है? इसमें रिटन कंसेंट कुछ दिया जाता है या ओथ क्या होता है? अगर नॉर्मल, अगर हम एक लेमन की भाषा में अगर आप समझाएं तो वो इलेक्शन कमीशन में नॉमिनेशन फाइल करने में ओथ किस चीज की ली जाती है? ओथ के ली जाती है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह दी है वो एकदम ठीक है, और आपको ये भी कहना पड़ता है कि आपका जो इतिहास रहा है, जो आपकी हिस्ट्री रही है, उसमें आपने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जो कि राज्य के या फिर जो आपका स्टेट है उसके अगेंस्ट आपने कुछ काम किया हो। तो रिटन ओथ होती है और आपको जो है इट्स लाइक अ नॉर्मल केआरसी फॉर्म जिसमें आई हियर बाय डिक्लेयर जो भी रहता है वो उस तरीके की चीज है। ओके, ठीक है। कई सारी जगह हम ये बात हम साइन भी करते हैं कि आई हियर बाय डिक्लेयर, तो ये जो ओथ है ये लेना अनिवार्य है। तो यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर का एक रोल होता है कि ये सारे प्रोसेस को, जो भी कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फाइल करना है उसे इन सारे प्रोसेस के बारे में रिटर्निंग ऑफिसर कैंडिडेट को बताए, क्योंकि जैसे श्याम रंगीला का कहना है कि उन्हें मालूम नहीं था कि ये ओथ का भी प्रोसेस होता है और इन्होंने बताया नहीं मुझे, मतलब इस तरह की चीजें आ सकती है। तो ये इसमें रिटर्निंग ऑफिसर का रोल क्या रहता है? उनको सारी चीजें से अवगत कराने का वो उनकी जिम्मेदारी बनती है रिटर्निंग ऑफिसर की? देखिए, जिम्मेदारी बनती है,
लेकिन कहीं ना कहीं रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं उनका ये मानना होता है कि अगर कोई प्रत्याशी है तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको पता होगी, यानी कि अगर आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो डॉक्टर को ये पता होगा कि आपको एनेस्थीसिया देने की जरूरत है। तो हो भी सकता है कि कई बार अगर कोई बहुत ही नया कैंडिडेट हो उसको ये बात मालूम ना हो, लेकिन आसपास वाले लोग भी कोशिश करें कि भाई जो प्रपोजर्स हैं वो इनको ये बात बता दें। या फिर अगर आप किसी ऐसे से बात करिए भाई जो या तो ऑलरेडी कैंडिडेट हो, किसी तरीके से जानने की कोशिश करिए। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिटर्निंग ऑफिसर की बनती है, लेकिन ये कहना कि ये हर चीज आपको रिटर्निंग ऑफिसर बताए ये थोड़ा सा गलत है। कि कहीं ना कहीं जो पूरा प्रोसेस है उसको कहा जाता है कि आपको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। तो अगर आप पलट के ये बोलें कि आपको तो ये पता ही नहीं था कि आपको वोट लेने की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए कितना सीरियस। क्योंकि इन्होंने जो श्याम रंगीला ने जो एलिगेशन लगाया कि उनके वकील को उस रूम में एंटर नहीं करने दिया, तो कायदे से तो अगर इनके पास वकील था तो वकील को तो पहले से ही बता देना चाहिए था कि ये चीजें आपके साथ अंदर होगी और आपको ये ओथ लेना है। तो वकील का जाना, आई डोंट नो इफ इट्स अ रूल और नॉट, कि वकील को जाने दिया जाता है या नहीं जाने दिया जाता, आप बता सकते हैं उसके बारे में? देखिए, अगर वो आपके वकील के तौर पे जाना चाहते हैं तो उनको अलाउड नहीं होगा, लेकिन वो अगर एज अ प्रपोजर जाना चाहते हैं तो अगर आपका वकील है, आपका प्रपोजर है, तो फिर उनको एंट्री में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फॉर्मूला है 4+1। 1 हुआ कैंडिडेट के अलावा 4 लोग और अंदर जा सकते हैं जो कि आपके प्रपोजर होते हैं। तो अगर आपका वकील ही आपका प्रपोजर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एज अ लीगल एडवाइजर लेके जाना चाहेंगे तो फिर वो अलाउड नहीं। ओके कोई ऐसा भी है कि जब नॉमिनेशन फाइल का जो प्रोसेस है, जो नेशनल पार्टीज के कैंडिडेट हैं उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए? क्योंकि ये श्याम रंगीला भी ये आरोप लगा रहे हैं कि 10 तारीख से वो लगातार ऑफिस जा रहे थे और वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने की कोशिश कर रहे थे। इवन 14th को भी जब वो गए तो उनको पहले वेट कराया गया, कहा गया कि पहले मोदी जी अभी आने वाले अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, उसके बाद ही आपका होगा, और बहुत सारी चीजें उनका ये इस तरह की चीजें एलिगेशन उन्होंने लगाई हैं। इसका क्या प्रोसेस रहता है? कि क्या ऐसा कुछ है क्या कि जो नेशनल पार्टी के या स्टेट पार्टी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, पहले नेशनल पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं प्रेफरेंस उनको दे दिया जाता है। सेकंड जो स्टेट पार्टी जो लोग जो पार्टीज स्टेट की तरफ से हैं उनको दिया जाता है, और थर्ड के अंदर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनका जो नंबर है वो 3rd नंबर पे आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको लास्ट मोमेंट तक वेट कराया जाता है, क्योंकि जब से गजट नोटिफिकेशन आता है तब से कम मिनिमम 15 डेज का गैप होता है गजट नोटिफिकेशन आने में और जो लास्ट डेट है, क्योंकि जो लास्ट डे होता है वो सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर में 3 बजे तक का होता है। अगर आप 3 बजे से पहले आरओ के ऑफिस में घुस गए हैं तो ये वैसा ही होता है जैसे कि मतदान केंद्र में होता है। 6 बजे तक हमारी वोटिंग होती है, तो 6 बजे होता है एंड ऑफ वोट, लेकिन क्लोज ऑफ वोट जो होता है वो होता है कि जो आखिरी बंदा जो अंदर घुस चुका है उसने किस समय मतदान किया। तो कई बार ये एक्सटेंड हो जाता है, आप अंदर घुस गए लेकिन आपका नंबर आने के लिए मानिए 6 नहीं 6:15 6:30 या हो सकता है कई जगहों पे 7 बजे भी लोग वोट करते हैं। तो आपको आरओ के ऑफिस में 3 बजे से पहले घुस जाना है। एक बार अगर आप घुस गए उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो चालू हो जाता है, लेकिन 3:02 आप बाहर खड़े होकर ये नहीं बोल सकते कि अब आपको अंदर एंट्री नहीं है, क्योंकि वो बहुत लिखित रूल होता है। 11 बजे से पहले आपको एंट्री नहीं मिलेगी और 3 बजे के बाद। ये जो पूरा एपिसोड है इसको आप, चूंकि आप इलेक्शन कमीशन कवर करते हो और जिस तरीके का श्याम रंगीला एलिगेशन लगा रही कि उनके साथ इलेक्शन कमीशन ने गलत किया, इसको आप कैसे देखते हो? मतलब क्या उनके आरोपों में कुछ सब्सटेंस है और इज इट अ फेयर प्रोसेस? आप देखिए, ऐसा तो है नहीं कि श्याम रंगीला जो है हिंदुस्तान में अकेले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ कई सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, तो अगर उन सब के नॉमिनेशन के अंदर दिक्कत नहीं आई और श्याम रंगीला के नॉमिनेशन में दिक्कत आई तो थोड़ा सा सवाल तो देखिए उठता है। अगर जगह जगह से अलग अलग राज्यों से आप मानिए अलग अलग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सेम बात बोलते कि हमें एंट्री नहीं मिली, क्योंकि अगर हम गांधीनगर की बात करें तो वहां से अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वहां के जो कैंडिडेट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमको तो जाने की अनुमति दी ही नहीं गई। तो आपको लेकिन जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। श्याम रंगीला ने बोला कि उनके लॉयर को एंट्री नहीं दी, तो क्या 4+1 का फॉर्मूला उन्होंने अपनाया? क्या श्याम रंगीला के साथ 4 लोग थे? वो जो प्रपोजर्स की बात वो कर रहे हैं, क्या उनके नॉमिनेशन के ऊपर वो 10 लोगों के सिग्नेचर थे? और मैं आपको बता दूं, जो सिस्टम है वो थोड़ा ज्यादा फुल प्रूफ करने की कोशिश की गई है। उसके अंदर अगर कोई सिग्नेचर नहीं कर सकता है तो वो थंब प्रिंट भी लगा सकता है। अगर कोई कैंडिडेट है जो मानिए इलिटरेट है, जिसका सिग्नेचर नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आप साइन ही करें, आप थंब प्रिंट भी लगा सकते हैं। अब कई लोग सवाल पूछेंगे कि थंब प्रिंट हो सकता है ऐश्वर्या पालीवाल की जगह दीपिका पादुकोण आके लगा दे थंब प्रिंट। तो जो थंब का प्रिंट होता है, उसका जो इंप्रेशन होता है, वो आपको आरओ के सामने भी एक बार लगाना होता है। आरओ हाथों हाथ उसको मैच करता है, जो प्रत्याशी है उसका भी। और अगर कोई प्रपोजर है जिसने साइन नहीं किया और उसने अपना थंब प्रिंट दिया है तो उसको भी एक बार दोबारा से आरओ के सामने एक फ्रेश पेपर के ऊपर अपना थंब प्रिंट देना होगा। इसकी भी स्क्रूटनी होगी।
तो जब इतनी सारी जगहों पे स्क्रूटनी की जा रही है तो फिर ये कहना कि किसी एक जने का जो कैंडिडेचर है उसको रद्द कर दिया गया, थोड़ा सा इसको चुनाव आयोग भी और बाकी जो लोग हैं उनको भी लगता है कि थोड़ा सा ये फिश। क्योंकि उन्होंने कहा कि 32 ऐसे लोग, ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आए थे, उनके भी नॉमिनेशन को रिजेक्ट किया है, तो इट इज नॉट जस्ट वन ऑफ केस ये श्याम रंगीला वाला। तो क्योंकि जो स्क्रूटनी है, क्योंकि देखिए अगर कुछ गड़बड़ होती है तो सबसे पहला सवाल जो पूछा जाएगा वो आरओ से पूछा जाएगा, और कई सारे लोग इस पूरी प्रक्रिया में सस्पेंड भी होते हैं। और यूजुअली जो आरओज होते हैं वो ऐसा नहीं है, बहुत कम ऐसा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे आपको फर्स्ट टाइम आरओज मिलेंगे। ये वो आरओ होते हैं जो राज्य का चुनाव भी करा चुके होते हैं, कई सारी जगह ये लोग रिपीट होते हैं, तो इनको जो पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में आइडिया रहता है कि भाई आपको डॉक्यूमेंटेशन में क्या करना है। देखिए डॉक्यूमेंटेशन ऐसा है कि अगर आप किसी आरओ के ऑफिस में गए और आपने उनके बोर्ड के ऊपर, आप सोचिए जो कैंडिडेट है उसने जो भी कुछ दिया है अपने डॉक्यूमेंट्स, वो आरओ के बोर्ड पे लगाए जाते हैं। और अगर किसी आदमी ने किसी एक स्क्रूटनी के दौरान अगर कोई एक सवाल खड़ा किया है तो आरओ की जिम्मेदारी बनती है कि उसको क्रॉस चेक करे। मानिए 10 में से किसी एक प्रपोजर ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो फिर आरओ की जिम्मेदारी है कि वो जो एक प्रपोजर है जिसका नाम सामने निकल के आया है उसके पास जाए, उससे पूरी पुष्टि करे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको काफी ज्यादा कोशिश करी गई है चुनाव आयोग द्वारा कि कोई इस सिस्टम के ऊपर उंगली ना उठा सके। Okay. Thank you, Aishwarya. Thank you for your time and thank you for your input. It was nice talking to you. Thank you.